यह काव्य संग्रह वो सुबह फिर आएगी मैं उन प्रबुद्ध पाठकों को समर्पित करता हूँ जिन्होंने समाज में व्याप्त कटु यथार्थ को भोगा है। इसी यथार्थ को हम वर्तमान में भी भोग रहे हैं और शायद भविष्य में भी भोगना पड़े। यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें कि इस यथार्थ को बदलना है तो अवश्य ही हम बहुत कुछ बदलने की क्षमता रखते हैं। मशाल हाथ में उठाकर आगे बढ़ने का जज्बा यदि हम में हो बहुत कुछ बदला जा सकता है। आओ हम सब मिलकर वर्तमान बदलने का सुप्रयास करें तो भविष्य खुद ब खुद बदल जाएगा। मैं मेरे काव्य संग्रह वो सुबह फिर आएगी की रचनाओं में से एक रचना सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है दोहरी व्यवस्थाएं और हम। इसमें मैंने प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक अवस्थाओं का चित्रण किया है जिसे आप सुने कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। दोहरी व्यवस्थाएं और हम। शीश महलों से इशारा करती उंगलियां और उधार की जिंदगी जी रहे हम। सुसज्जित ड्राइंग रूमों में नित नए बदलते कालीन और बरसातों में टपकती छतों को निहारते हम। बहुमंजिला इमारतों का उद्घाटन करते हुए और उजड़ी हुई बस्तियों का सामान समेटते हम। 5 स्टार होटलों में खुलती शैंपेन की बोतलें और बलात्कार की शिकार अबलाओं को दिलासा देते हम। कब बदलेगी ये दोहरी व्यवस्थाएं, कब आएगा इनकलाब, और शायद इनकलाब से पहले ही फिर किसी मकान की छत आ गिरेगी जमीन पर और कोई बेमकान हो जाएगा। फिर यही बामकान और बासरो सामान लोग आएंगे काफिला लेकर। इनके साथ होगी जिंदाबाद के नारे लगाती भीड़ और हम भी इनके सामने खड़े होंगे समर्पित अवस्था में। थोड़ी मनसूबाबंदी होगी। वह मजबूर आदमी इनकी तरफ देखेगा टुकर टुकर निगाहों से। मुआवजे की घोषणा होगी जो न जाने उसे मिलेगा कब। फिर एक लंबे अंतराल के बाद किसी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक मंच सजाया जाएगा और उस मंच पर होंगे यही चिरपरिचित चेहरे। उस मजबूर आदमी के मरणोपरांत उसकी विधवा को सम्मानित किया जाएगा। थोड़ी जय जयकार होगी और हाँ, दोहरी व्यवस्थाओं के आदी हो चुके हम भी उस जय जयकार में शामिल होंगे। हम भी उस जय जयकार में शामिल होंगे। मैं आपको अपनी अगली कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है और आजकल। इस कविता में मैंने एक छोटा सा रिसर्च किया है कि जिस तरह फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी में इस धरती पर पाए जाने वाले सबसे बड़े जीव डायनासोर पर बहुत से रिसर्च चल रहे हैं, लेकिन मैंने हमारे घर में, गली मोहल्लों में और गलियों में घूमने वाले 3 छोटे छोटे जीवों पर एक रिसर्च किया है। आप देखें इस कविता को। और आजकल चूहे का पीछा कर रही बिल्ली को यकायक रुका हुआ देखकर बिल्ली के पीछे दौड़ रहा कुत्ता असमंजस में पड़ गया। चूहे के पीछे दौड़ रही बिल्ली को यकायक रुका हुआ देखकर बिल्ली के पीछे दौड़ रहा कुत्ता असमंजस में पड़ गया। वह दबे पांव बिल्ली के पास जाकर बोला, क्या हुआ, तुमने अपने हाथ में आए शिकार को जाने क्यों दिया? बिल्ली ने बड़ी गमगीन अदा से जवाब दिया कि तुमने देखा नहीं, उस आदमी ने मेरा रास्ता काट दिया था। तुमने देखा नहीं, उस आदमी ने मेरा रास्ता काट दिया था। कुत्ते ने सहमति में गर्दन हिलाई और कहा, इस आदमी को बनते काम बिगाड़ने के सिवा और आता ही क्या है।
इस आदमी को बनते काम बिगाड़ने के सिवा और आता ही क्या है। मेरी अगली रचना है डिग्रियां और बेरोजगार युवक। उधर सेवानिवृत्त पिता को मुझसे ढेर सारी उम्मीदें और जवान बेटी की शादी की चिंता में लेटी बीमार मां, फीस और किताबों के अभाव से ग्रस्त छोटे भाई बहन और अपने माँ बाप से बगावत किए बैठी मेरी प्रेयसी, और इधर रेगिस्तान में सुलगते मेरे सिद्धांत, बीच मझधार में हिचकोले खाती मेरी भावनाएं, कहीं अंधेरे में गुम मेरे विचार, और मैं दो वक्त की रोटी की तलाश में, तन ढकने के लिए कपड़े की तलाश में, सर छुपाने के लिए किसी छत की तलाश में, दूर, कहीं दूर, बहुत दूर, डिग्रियों को बगल में दबाए न जाने कहां कहां भटकता फिरता हूं और ढूंढता फिरता हूं अपने आप को, और पाता हूं खुद को एक शीशे के कमरे में बंद। शीशे के कमरे में बंद मेरे उसूल कब तक सांस ले पाएंगे। वक्त और हालात के हाथों में निशाना साधे नुकीले पत्थर एक ना एक दिन इन्हें जख्मी कर ही देंगे, और तब शायद मैं नहीं रहूंगा। मेरी गिनती भी उन्हीं लोगों में होगी जो अपनी जेबों में पत्थर छुपाए शीशे की दीवारें ढूंढते फिरते हैं, शीशे की दीवारें ढूंढते फिरते हैं। अब मैं आपको जो अगली कविता सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है एक और आत्महत्या। आप देखें कि एक महिला ने किन परिस्थितियों में आत्महत्या की है। रंग बिरंगी भीड़ को छोड़कर विवाह मंडप से अकस्मात तुम्हारा यूं उठ जाना। रंग बिरंगी भीड़ को छोड़कर विवाह मंडप से अकस्मात तुम्हारा यूं उठ जाना विश्व शांति के विपरीत वीटो प्रयोग से कुछ कम तो न था। भूतकाल में की गई प्रतिज्ञाओं की लड़ियों को यूं तोड़ देना संसार के सातों आश्चर्यों से कुछ कम तो न था। बीच मझधार में तुम्हारा मुझे यूं त्याग देना संकट काल में हुए देशद्रोह से कुछ कम तो न था। उक्त स्थिति में चिर परिचितों नातेदारों का तुम्हें समझाना अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से कुछ कम तो न था। किंतु अल्प रजत व स्वर्ण सिक्कों की खनक में तुम्हें कुछ भी तो सुनाई न दिया था। दहेज की मांग में तुम मेरी मांग भरना भी भूल गए थे। सिंदूर के स्थान पर मैंने आसमान के सितारे तो नहीं मांगे थे, किंतु महानगरों की भव्य इमारतों की तीव्र प्रकाश की चकाचौंध में तुम्हें कुछ भी तो दिखाई न दिया था। काश कि मैं किसी तेल राष्ट्र के व्यवस्थापक की बेटी होती तो तुम्हें मुझ पर गर्व होता, वरन देश के लिए शहीद हुए किसी सेनानी की बहन होती तो संपूर्ण राष्ट्र की भांति तुम्हें भी मुझसे सहानुभूति तो होती। निर्धनता के अंधकार के किसी कोने में पड़े तुम्हारे वे प्रेम पत्र जो कभी मेरे लिए अमूल्य संपत्ति थे, अब शायद मैं उन्हें संभाल न सकूंगी। उन पत्रों को नष्ट कर देना भी हिरोशिमा पर बम गिराने से कम तो न होगा। धमाकों से ध्वस्त महानगर तो पुनः स्थापित होते होंगे, किंतु प्रेम नगर का पुनर्स्थापन लगभग असंभव ही है। जीवन के इन अंतिम क्षणों में मैंने तुम्हारी ही स्मृतियों को गले से लगाया है, यहाँ तक कि तुम्हारी स्मृतियों ने ही मेरा गला दबाया है। अब मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत रचना सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है तोहफा सालगिरह का। सुने, इसमें एक गरीब महबूब अपनी महबूबा को सालगिरह का तोहफा किन लफ्ज़ों में देता है। तोहफा सालगिरह का। क्या दूं मैं तुझे मेरी हमदम तू बता, मेरे पास इन बाहों के सिवा कुछ भी नहीं। दूर तक देखा किया करती है जो तेरी राहें, मेरे पास उन निगाहों के सिवा कुछ भी नहीं। तू जो चाहे तो सितारे मैं कहाँ से लाऊं, ख्वाबों में जो देखे वो नज़ारे मैं कहाँ से लाऊं। तू जो चाहे तो सितारे मैं कहाँ से लाऊं, ख्वाबों में जो देखे वो नज़ारे मैं कहाँ से लाऊं। उठा के हाथ दुआ तो तुझे दे सकता हूँ, सहरा में रहता हूँ बहारें मैं कहाँ से लाऊं। उठा के हाथ दुआ तो तुझे दे सकता हूँ, सहरा में मैं रहता हूँ
बहारें मैं कहाँ से लाऊं। मेरे पास उन सहरा की वीरान राहों के सिवा कुछ भी नहीं, क्या दूं मैं तुझे मेरी हमदम तू बता। मेरे पास इन बाहों के सिवा कुछ भी नहीं, और दूर तक देखा किया करती है जो तेरी राहें। मेरे पास निगाहों के सिवा कुछ भी नहीं। आज मुझे वो अपनी मुलाकात याद आती है, आज मुझे वो अपनी मुलाकात याद आती है। मुलाकात की हर बात बात याद आती है। ख्यालों में उठी थी तेरे घर से जो तेरी डोली, चांद तारों की वो बारात याद आती है। अब तो बस उन याद की आहों के सिवा कुछ भी नहीं, क्या दूं मैं तुझे मेरी हमदम तू बता। मेरे पास इन बाहों के सिवा कुछ भी नहीं, दूर तक देखा किया करती है जो तेरी राहें। मेरे पास उन निगाहों के सिवा कुछ भी नहीं। जब से तुम्हें देखा है नसीब जगमगा सा गया है, रोशन होगा कि नहीं ये तू जाने या मैं जानूं। जब से तुम्हें देखा है नसीब जगमगा सा गया है, रोशन होगा कि नहीं ये तू जाने या मैं जानूं। धोखा है फरेब है मतलब है ये दुनिया, दुनिया ही ये कहती है मैं मानूं या ना मानूं। ये दुनिया चंद चाहों के सिवा कुछ भी नहीं, क्या दूं मैं तुझे मेरी हमदम तू बता। मेरे पास इन बाहों के सिवा कुछ भी नहीं, और दूर तक देखा किया करती है जो तेरी राहें। मेरे पास उन निगाहों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरी अगली कविता का शीर्षक है आज क्यों हमको याद नहीं। क्यों कल की याद में खोए हो, क्या इतना जान लेना काफ़ी नहीं कि प्राणी मात्र के बहुमत के हित में किया गया कार्य ही पुण्य है। और क्यों कल की फिक्र में बैठे हो, क्या इतना जान लेना काफ़ी नहीं कि प्राणी मात्र के बहुमत के अहित में किया गया कार्य ही पाप है। फिर क्यों पाप और पुण्य की परिभाषा ढूंढते फिरते हो। बस इतना समझ लो कि आज ही सब कुछ होना है, फिर आज क्यों हमको याद नहीं, फिर आज क्यों हमको याद नहीं। मेरी अगली कविता है चुनिंदा लोग। चुनिंदा लोग में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि चुनिंदा लोग किस तरह से इस तरह चुनिंदा लोग कहलाते हैं। देखिए शीर्षक चुनिंदा लोग। अब तो शायद मैं बहुत आगे निकल आया हूँ, लौट कर जाना असंभव सा लगता है। यहाँ पहुँचकर मुझे वो धुंधलाए हुए से दृश्य याद आते हैं जब मैं झंडा हाथ में लिए नारे लगाता हुआ आगे बढ़ रहा था और मेरे साथ ही असंख्य लोगों की भीड़। मेरा एक साथी ठोकर खाकर गिर गया था और दूसरा प्यास का मारा बेहोश हो गया था। रास्ते में कुछ विरोधी लोगों ने मेरे 5 साथियों की हत्या कर दी थी। और हाँ, मंजिल तक पहुंचने से केवल 100 कदम पहले पुलिस की गोली से मेरे 42 साथी मारे गए थे। लेकिन मुझे फुर्सत ही कहाँ थी उन सब घटनाओं पर नज़र डालने की, क्योंकि मुझे जहाँ पहुँचना था आज मैं वहीं पर हूँ और मेरे साथ हैं वे चुनिंदा लोग जो इतना अथक परिश्रम और प्रयास करने के बाद यहाँ तक पहुँचते हैं। मुझे गर्व है कि मेरी गिनती भी अब चुनिंदा लोगों में होने लगी है, चुनिंदा लोगों में होने लगी है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है मौसम। टिमटिमाता हुआ दिया बुझने को होता है जब तुम वादा करके न आते हो। तुम्हारे आने की खबर मिलती है जब हवाओं की खुशबू से ऐसा लगता है कि कोई नई रोशनी सी उतर आई है जमीन पर। बहुत फर्क है हर आहट में, तुम्हारे आने की आहट में मजा कुछ और ही है। एक चैन सा मिलता है आने की उम्मीद से और एक सुकून खोता हूँ नाउम्मीदी से। मौसम की रंगीनी कुछ बदल बदल सी जाती है जब राह तकते तकते मेरी नज़रें थक थक जाती हैं। वादा करके न आना तो कोई बात नहीं, बात तो है मौसम की जो बदल बदल सा जाता है तुम्हारे न आने से। इस मौसम की रद्दो बदल कोई मुझसे पूछे
मैं बताता हूँ माजरा क्या है, मौसम की हकीकत क्या है। उनके आने से मौसम हमेशा खुशगवार होता है हर रोज़, और जो आने में देर हो तो मौसम गरम गरम सा होता है। वादा करके कोई न आए तो सब बेकार होता है। दिल जो टूटे किसी का तो आंधियां चलती हैं, तूफान उठते हैं, जलजले आते हैं। मेरी अगली रचना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसका शीर्षक है वो सुबह फिर आएगी, जो शीर्षक मेरे इस काव्य संग्रह का भी है। अब मैं आपको वही शीर्षक वाली कविता सुनाने जा रहा हूँ, वो सुबह फिर आएगी। अध खुली खिड़की और दरवाज़ों की दरारों से झांकती निराशाएं हमें चैन से जीने नहीं देंगी। समाचार पत्रों, आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रसारित मधुर आश्वासन हमें अतिशीघ्र मरने नहीं देंगे। सवाल इस बात का नहीं कि इन मधुर आश्वासनों के भरोसे ये लोग हमें ठगते रहेंगे कब तक। सवाल इस बात का है कि 21 तोपों की सलामी लेने वाले ये तथाकथित दूध के लोग हमें धोखा देते रहेंगे कब तक। सवाल इस बात का भी नहीं कि बुलंद दरवाजे सजाकर इन पर फूल बरसाए जाते रहेंगे कब तक। सवाल इस बात का है कि दिन दहाड़े हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूटती रहेगी कब तक। सवाल इस बात का भी नहीं कि ये हुक्मरान इतनी शान और शौकत की ज़िंदगी क्यों जी रहे हैं। सवाल इस बात का है कि गरीबों की झोंपड़ियां क्यों उजाड़ दी जाती हैं और इन झोंपड़ियों की चौखट पर भूख का बसेरा रहेगा कब तक। इन साधन संपन्न लोगों को एक बात याद रखनी होगी जरूर कि ये भोली भाली और गरीब जनता एक दिन नींद से जागेगी जरूर और इनसे मांगेगी इनके कर्मों का हिसाब। 7 सुखों का सपना दिखाकर चांदी की तस्तरी में चांद उतारने के कपोल कल्पित झांसों का एक दिन पर्दाफाश होगा जरूर। तब शायद इनके पास मैदान छोड़कर भागने के अलावा कोई चारा भी नहीं बचेगा। भागकर भी ये लोग कहाँ तक भागेंगे। सारी दुनिया से भाग सकते हैं लेकिन अपने आप से नहीं भाग सकेंगे। आईने के सामने खड़े होकर अपना चेहरा देखने का भी हौसला नहीं बचेगा इनके पास। इनकी आत्मा इन्हें धिक्कारेगी। तब होगा एक नया सवेरा। हाँ, उसी सुबह के इंतजार में बैठे हैं हम। वो सुबह फिर आएगी, वो सुबह फिर आएगी। मेरी अगली कविता का शीर्षक है धर्म निरपेक्षता। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है जब हम किताबी धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं। धर्म निरपेक्षता क्या केवल तस्कर गिरोहों, शराब के अड्डों, वेश्यालयों या जुआ घरों तक सिमट कर रह गई है, जहां कोई किसी की जात नहीं पूछता। जबकि पूजा स्थलों, इबादत गाहों और राजनीतिक खेमों से धर्मनिरपेक्षता की चादर ओढ़कर जातिवाद के फरमान जारी कर दिए जाते हैं। जब एक ही रब ने हम सबको बनाया है, जब एक ही रब ने हम सबको बनाया है, तो फिर क्यों नहीं हम सब नानक, रहीम और कबीर हो जाते। नानक, रहीम और कबीर हो जाते। काश कि इन पत्थरों को भी कोई शिल्पकार मिल गया होता तो ये पत्थर भी आज इस मंदिर की शोभा बढ़ा रहे होते। फिलहाल तो ये पत्थर नारियल तोड़ने के काम आते हैं। खैर, किस्मत अपनी अपनी। काश कि तुमको भी किसी मोड़ पर कोई फरिश्ता मिल गया होता तो तुम भी उसके सानिध्य मात्र से ही धन्य हो गए होते। तुम्हारा भी समाज में कोई स्थान होता। मगर अफसोस, फरिश्ता तलाशना तो दूर, तुम कभी किसी इंसान से भी निस्वार्थ भावना से नहीं मिले। तुम्हें तुम्हारे हर परिचित में, तुम्हारी सोच के अनुसार तुम्हें हर आदमी में बिच्छू नजर आया और तुम उसकी अज्ञानता से चिढ़कर सांप के पास अपनी कुंडली बनवाने जा पहुंचे और फिर शिकायत इस बात की करते हो कि मेरे जीवन में जहर ही जहर क्यों भरा है। और फिर शिकायत इस बात की करते हो
कि मेरे जीवन में जहर ही जहर क्यों भरा है। ये तो शुक्र मनाओ कि तुम अजगर के पास नहीं गए, वरना ना तुम होते, ना तुम्हारा अस्तित्व होता, न सुख होता न दुख होता, केवल तुम्हारा चर्चा होता, केवल तुम्हारा चर्चा होता।